नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश। हर रविवार आपके साथ हम जुड़ते हैं और अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते और अगले कुछ महीनों के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए बाजार की, इस पर लेकर के बातचीत करते हैं। बीता हफ्ता थोड़ा एक उत्साह भर करके गया है हम सबके अंदर, जिस तरीके से लगातार बाजार दबाव में देखने को मिल रहा था। बीता हफ्ते में अगर हम देखें, करीब 2% के आसपास, पौने 2% से ज़्यादा की रैली जो है वो निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। निफ्टी एक बार फिर से जो है 24,400 का लेवल जो है वो शुक्रवार को पार होता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए हमने थंब लगाया है 25,000 की। अब करें तैयारी, अगस्त सीरीज में कैसा रहेगा बाजार। क्या ये जो लगातार 88-90 के आसपास क्रूड बना हुआ है, ये क्या फिर से चिंताएं बाजार की बढ़ाएगा। एफआई की तरफ से भी 2-3 दिनों में जो खरीदारी हुई है, क्या आगे भी वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। ये वो तमाम सवाल हैं और नतीजे खासतौर से जिस तरीके से आ रहे हैं, कैसे स्ट्रेटजी वहाँ पर बनाई जाए, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और इस तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और इस तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए वे हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी लोकप्रिय विशेषज्ञ राजेश पलविया सर। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत दिनों बाद आपके साथ कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर आप, स्माइल करते हुए। तो पहले तो वेलकम सर। और काफ़ी टाइम बाद सर बाजार भी हम लोगों को हंसने का मौका दे रहा है। ये हफ्ता ठीक गया है। कैसे देख रहे हैं सर बीते हफ्ते को और एक्सपेक्टेशन क्या है सर आपकी ये जो आने वाले हफ्ते को लेकर के, खासतौर से अगस्त सीरीज और अगस्त महीने से आपकी क्या उम्मीदें। थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी हियर। आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगता है और यस, काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बट आपके जब भी आप याद करेंगे, बिल्कुल हम आपके अरे शो सर, पे जरूर अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सर। तो देखिए, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम तो दिया। अगस्त की सीरीज की शुरुआत भी एक अच्छे नोट पे ही होते हुए दिखी है। जुलाई सीरीज में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, जिसका प्रमुख कारण तो सबको पता है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है और कहीं सेटल नहीं हो रहा है, और हर वीकेंड पे हमें कोई ना कोई एक स्टेटमेंट मिलता है जिसके चलते मार्केट काफ़ी कंफ्यूज और वॉलेटाइल रहा जुलाई सीरीज में। लेकिन अगस्त सीरीज की शुरुआत जो हुई है डेरिवेटिव सीरीज की नई, वो अच्छे नोट पे हुई है। और जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट लौटा है और ब्रॉडर मार्केट में स्पेशली जो कि जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, वहाँ पे एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो 24,200 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन था, जहाँ पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था, वो लेवल को निफ्टी ने क्रॉस किया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है इस हफ्ते में। सीरीज में अगर रोल ओवर डेटा की बात करें तो निफ्टी में रोल ओवर लोअर साइड पे हुआ था। करीब 50 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए दिखा था जुलाई से, जब अगस्त में रोल ओवर हुआ था। बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पे रोल ओवर एट पार रहा था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का रोल ओवर यहाँ पे हायर साइड पे हुआ था, तो वो दिखा रहा था कि कॉन्फिडेंस था मार्केट में। लेकिन 2 दिनों में हमने देखा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी में भी। और देखें तो एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा थमा है, जिसके चलते मार्केट में ये जो बाइंग इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिल रहा है। हमें लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से निफ्टी में तेजी और एक्सटेंड होगी अगले हफ्ते में भी। हमें लगता है कि यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का एटलीस्ट अप मूव और बन सकता है अगर हम 24,200 को होल्ड करते हैं अगले हफ्ते। तो स्टॉप लॉस होगा 24,200 का और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से 24,550 से 24,600 की तरफ। वहां तक की चाल तो हमें लगता है ये बन सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी एक शॉर्ट कवरिंग जो कि अभी पेंडिंग है, आना बची है। 57,400 के आसपास मेजर सप्लाई जोन बना है, जहां पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो वो एक चैलेंजिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में नतीजों के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा था, जिसके चलते बैंक निफ्टी में एक करेक्शन रहा। तो 57,400 अगर क्रॉस कर लेता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक मूव बनेगा। तो वहां से हम 500-600 पॉइंट का मूव टुवर्ड्स 57,800 से 58,000 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बन सकता है। बट यहाँ पे भी ट्रेड अभी भी लॉन्ग साइड का ही रखेंगे जब तक हम 56,800 के नीचे नहीं जाते हैं। बैंक निफ्टी का सेटअप भी बुलिश ही बना हुआ है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। वाह, चलिए, तो यहाँ पर सर का मानना ये है अगले हफ्ते 24,500 24,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 57,400 का लेवल क्रॉस करता है तो 400 अंकों के आसपास की रैली और देखने को मिल सकती है। यही कहा ना सर आपने।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 57,800 से 58,000 तक की रैली बन सकती है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। अच्छा सर, कुछ एक जो चिंताएं हैं थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। जैसे ब्रेंट क्रूड लगातार परेशान कर रहा है, और बीच में भी सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे युद्ध को लेकर के वही है, ब्रेंट क्रूड को लेकर के। इस बार ऐसा रहा कि हम 88-90 के बीच क्रूड रहते हुए भी हमने ये रैली जो है वो देखी है। अगर ये क्रूड की चाल थोड़ी बढ़ती है तो क्या प्रेशर बढ़ सकता है? दूसरा, अगर क्रूड और सस्ता होता है यहाँ से, क्योंकि सब कुछ ट्रम्प साहब ही रात को ट्वीट करके डिसाइड करते हैं, तो अगर क्रूड थोड़ा हल्का होता है तो क्या हम उम्मीद करें कि मतलब फिर ये तेज़ी जो के लिए कोई रुकावट नहीं है? अगली रुकावट कहाँ देख रहे हैं आप? तो देखिए विपुल जी, यहाँ पे क्रूड, यहाँ पे मार्केट में आगे भविष्य की दिशा निर्देश बिल्कुल डिसाइड करता है क्रूड का प्राइस। क्रूड बढ़ता है तो जरूर मार्केट थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि अगर हम इस बार के नतीजों में भी देखें तो जो कंपनियों ने नतीजे पेश किए हैं अभी तक, जितने भी नंबर आए, तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू साइड पे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अगर हम देखें उनका पैट अगर देखें तो वहां पे पैट की ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम देखने को मिली, जिसका कारण यही रहा कि जो इन्फ्लेशन या कॉस्ट जो बढ़ गई है, बढ़े हुए क्रूड के कारण जो कॉस्ट का इम्पैक्ट आने लगा है कंपनियों पे, वो उसके चलते उनकी पैट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई। यही एक कंसर्न है आगे आने वाले नतीजों के लिए भी, अगले क्वार्टर्स के लिए भी, कि अगर क्रूड एलिवेटेड लेवल पे रहेगा तो कंपनियों में जो एक अच्छा रन अप आना है जो प्राइजों में, वो थोड़ा नहीं आते हुए मिलेगा, वो एब्सेंट रहेगा, क्योंकि कंसर्न रहेगी कि अगले क्वार्टर के नतीजे भी किस तरीके के रहेंगे। क्योंकि अगर क्रूड सस्ता होता है तो जरूर यहाँ पे कॉन्फिडेंस लौटता है कि कंपनियां अच्छे नतीजे यहाँ पे पेश कर सकती है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो ये एक फैक्टर है, मार्जिन पे जो प्रेशर बढ़ रहा है बढ़े हुए क्रूड प्राइजेस या इन्फ्लेशन के चलते, वो कहीं ना कहीं अगर सॉल्व होते हुए दिखता है, क्रूड अगर गिरता है यहाँ से, तो वो एक कंसर्न हटते हुए दिखेगी मार्केट से, और वो एक अच्छे तेजी के नोट पे मार्केट को लेके जा सकता है। क्योंकि मार्केट में काफी लंबा कंसोलिडेशन हमने ऑलरेडी देखा है। ये युद्ध, टैरिफ, ये सारी चीजों के चलते मार्केट ऑलमोस्ट 2 साल से एक रेंज में ही फंसा हुआ है, और हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं बढ़ पाए। क्योंकि ये जो चिंता है ये कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे ही इम्पैक्ट करती है, तो इसको मार्केट इग्नोर भी नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है कि ये अगर क्रूड का प्राइस गिरता है तो जरूर एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और हमें लगता है कि निफ्टी की चाल को भी एक नए लेवल पे लेके जा सकता है। अब बढ़ा हुआ क्रूड जरूर मार्केट को कहीं ना कहीं दायरे में रखेगा। हमने देखा कि युद्ध के चलते भी मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हमने हमारे बिल्कुल। मार्केट में कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं देखा। हम अगर देखें तो 23,500 23,200 के आसपास बड़ी घटनाएं भी हुई है, तो भी हमने देखा है कि वहां एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का डोमेस्टिक फ्लो है, पैसे का फ्लो एसआईपी रूट से या लोकल इन्वेस्टर्स का जो पैसा यहाँ पे मार्केट में लग रहा है, उसके चलते मार्केट कहीं ना कहीं सारी सप्लाई प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेंज बाउंड है अभी मार्केट। बट ये चिंता अगर क्रूड की घटती है और कहीं डायरेक्शन मिलता है क्रूड में, एक बार कूल ऑफ आता है बड़ा, तो ये निफ्टी को नए लेवल पे भी लेके जा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच में चलते हैं, जरा एफआईज की बात कर लेते हैं सर आपसे, फिर इंडिविजुअल सेक्टर और भारत की बात करेंगे। विदेशी निवेशकों के रुख में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि एक तो सेलिंग थोड़ी सी घटी है, और दूसरा बीते 2-3 दिनों में थोड़ी बाइंग भी देखने को मिल रही है। रह रह करके वो कोई स्टेटमेंट आता है तो फिर से सेलिंग बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल जितनी सेलिंग हुई है, अब हम उम्मीद करें कि थोड़े बहुत कम से कम सेलिंग नहीं होगी, या थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भारतीय बाज़ारों की तरफ विदेशी निवेशक भी रखेंगे? आपकी कई सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, अभी बड़ी चिंता उनकी क्या है सर? तो देखिए एफआई का फ्लो जो था वो हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में जो एक सप्लाई था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखा, और अब टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ भी हमने देखा कि जुलाई मंथ में देखें तो कहीं ना कहीं बाइंग का फिगर भी आते हुए दिखा। तो हमें लगता है कि अगर एफआई की सप्लाई आना भी रुक जाए तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लो तो बाइंग साइड का कंटिन्यूस बना हुआ है, और हमें लगता है कि वो ही मार्केट को ऊपर ले जाने में सफिशिएंट है अगर एफआई का नेट सेल रुक जाए तो। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि ग्रेजुअली सप्लाई रुकते हुए दिख रहा है। देखिए क्या हुआ था कि हम देखें कि एआई रिलेटेड थीम में काफी कुछ हमने देखा था, कॉस्पी मार्केट, ताइवान मार्केट,
और यूएस मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना था। काफ़ी पैसा एआई लेड स्टॉक्स में, चिप मेकर्स स्टॉक्स में शिफ्ट होते हुए दिखा था, और उसके चलते इंडियन मार्केट और एशियन मार्केट में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट लो था। लेकिन अब हमने देखा कि वहां पे प्रॉफिट टेकिंग वापस आते हुए दिखी। कोस्पी मार्केट, ताइवान मार्केट में करेक्शन बना है, तो वो क्लियरली दिखाता है कि वहाँ जो उन्होंने मुनाफे बनाए हैं, जो 40-50% की रैली बनी है पिछले कुछ महीनों में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक हो रहा है और वो पैसा वापस इंडिया की तरफ आ रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया की एक स्टेबल इकोनॉमी है। जीडीपी के डेटा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिले हैं, कहीं कोई सच नेगेटिविटी नहीं बनी है। बाकी अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डेटा देखें वो भी पॉजिटिव साइड में, तो ये सारे फैक्टर एक इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है और इकोनॉमी एक ग्रोथ ट्रैक पे बनी हुई है। तो एफआईआई का निवेश हमें लगता है कि वापस लौटते हुए दिखेगा। जुलाई में थोड़े अर्ली इंडिकेशन देखने को मिले, और हमें लगता है कि अगर उसी तरीके से एफआईआई का बिहेव इस मंथ में भी रहता है तो हमें लगता है मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है और मार्केट में एक पॉजिटिविटी बन सकती है। एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हम देखें तो नंबर्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी देखें तो इन लाइन है। कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज या नेगेटिविटी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अभी तक सो फार तो देखने को नहीं मिली। आईटी स्टॉक्स को चलते हुए लोगों को एक कंसर्न था, वहां पे भी कंपनियों के प्रदर्शन अच्छे रहे। तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं एफआईआई को अट्रैक्ट करेगा कि डिस्पाइट ऑफ इतने सारे हेडविंड्स होते हुए भी इंडियन इकोनॉमी ने एक रिजिलियंस दिखाई है, और इतने चैलेंजेस के चलते भी कंपनियां यहाँ पे एक अच्छे नतीजे प्रदर्शित कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्वीट स्पॉट रहेगा इंडिया, और हमें लगता है कि एफआईआई वापस यहाँ पे लौटेंगे, और अगर वो होता है तो हमारे मार्केट में नए ऑल टाइम हाई की तैयारी भी होते हुए दिखेगी बहुत जल्द। वाह, बहुत जल्द। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत लोग इस बारे में इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2 साल हो गए। अब लोग जो खासतौर से कोविड के बाद वाले हैं उनकी बेचैनी काफ़ी ज़्यादा हो गई कि भाई साहब हम तो खाली मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही देख रहे थे, यहाँ तो बाजार आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सर अब आ जाते हैं शेयरों पे, सेक्टर्स पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 10-15 मिनट फटाफट। सबसे पहले सर, चूँकि फ्राइडे का सेशन जो है वो ऑटो ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी सर। ऑटो में सर आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हुंडई काफ़ी अच्छा चला, अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया, कुछ एक ऑटो इंसल्रीज के शेयर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सर अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से चुनना हो तो किसे चुनना पसंद करेंगे, और क्या ये रैली में दम है ऑटो की? तो देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर हम देखें तो उसके जो डेटा अगर हम देखें कंपनियों के, तो वहाँ पे डिमांड बिल्कुल इंटैक्ट देखने को मिली। ऐसा कहीं भी हमने मेजर नेगेटिव डेटा नहीं देखा, बी टू व्हीलर स्पेस हो, पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो। इवन ईवी में भी इंडिया में एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए दिख रहा है, ईवी व्हीकल्स की तरफ भी। तो ऑटोमोबाइल के डेटा तो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है और डिमांड काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पे डिमांड तो बनी हुई है। तो पूरा सेक्टर में एक अच्छी टेलविंड यहाँ पे बनी हुई है, और हमें लगता है जिस तरीके की डिमांड यहाँ पे बनी हुई है, और मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम मार्जिन्स भी यहाँ पे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग साइड पे ही आते हुए दिखे। अब यहाँ पे हम देखें कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स यहाँ से एक मजबूती बनाए हुए हैं और शॉर्ट टर्म में कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है। तो हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके से यहाँ पे एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, तो टू व्हीलर स्पेस में हमें पसंद आता है हीरो मोटर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,800 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट करें, 5100 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। वहीं टू व्हीलर में बजाज ऑटो की पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ा रनअप स्टॉक में ऑलरेडी आया है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है 12,000 की तरफ ये स्टॉक जल्द बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट रहेगा जब तक ये हीरो मोटर पे क्या 11,000। टारगेट दिया सर आपने? हीरो मोटर में हमारे टारगेट है 5,800 की तरफ, और स्टॉप लॉस रखे 5100 का। बजाज ऑटो में बाय एंड एक्यूमुलेट करिए, पोजिशनल ट्रेड होंगे। 11,150 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे बजाज ऑटो में, और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें करीब 12,000 की तरफ। ठीक। वही हम फोर व्हीलर स्पेस में बात एक बार जरा स्क्रीन पर सर दिखा दें, हम जरा 5800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5100 का स्टॉप लॉस बताया सर आपने ना यहाँ पे?
जी। ठीक, तो ये बात यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के बजाज ऑटो में 12,000 तक के टारगेट की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 11,150 का है सर। 11,150, ठीक है सर। 11,150 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर निकल के निवेश के लिए यहाँ पर सलाह है। ये सर कंटिन्यू कीजिए, सॉरी सर, जी सर। और वहीं अगर हम फोर व्हीलर स्पेस में बात करें तो फोर व्हीलर स्पेस में भी हमने देखे नतीजे अच्छे ही रहे हैं, और हमें लगता है कि हुंडई मोटर में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा प्राइस का, तो अब ये 2100 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से 2100 के स्टॉप लॉस पे आप हुंडई मोटर में भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और हमें लगता है कि ऊपर के जो टारगेट बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 2350 से 2400 की तरफ। तो हुंडई मोटर भी हमें पसंद आ रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में बात करें तो अशोक लीलैंड में 3 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन बने, तो हमें लगता है 160 जो कि काफी नजदीक का लेवल है, 160 का लेवल स्टॉप लॉस रखे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड बन सकती करीब 175 से 180 की तरफ। चलिए ठीक है, ये दो शेयर और जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। हुंडई में जो है 2350 से 2400, चलिए आ गया शुक्र दिन, पहले देख लीजिए। यहाँ पे 175 से 180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 160 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। हुंडई में जो है यहाँ पे खरीदारी की सलाह 2350 से 2400 तक के टारगेट, और स्टॉप लॉस लगाइए 2100 का। तो ये हुंडई और अशोक लेलैंड को लेकर के राय यहाँ पर राजेश सर की निकल करके आती हुई। तो ये बात हो गई ऑटो को लेकर के। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है एक बार 2100 का स्टॉप लॉस लगा करके 83 रुपये नीचे का। हुंडई में शानदार मोमेंटम देख रही है, 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं सर जरा सा जियो फाइनेंस को लेकर के। अलग सेक्टर पे बातचीत करेंगे, लेकिन जियो फाइनेंस में काफ़ी क्वेरीज रही हैं और काफ़ी लोगों को लग रहा था काफ़ी तेज़ी से मल्टी बैगर बनेगा लिस्टिंग के बाद से ही। बीच में थोड़ी सुस्ती जरूर रही, लेकिन फ्राइडे के सेशन में जो 3-4% का मूव देखने को मिला, उसके बाद से क्या यहाँ पर और तेज़ी की संभावनाएँ लगाई जा सकती हैं? क्लोजिंग प्रेसेस पे जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली जियो फाइनेंस की। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, और ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 5 से 7 वीक के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर किया है। हमें लगता है जिस तरीके की वीकली क्लोज बनी है 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक सस्टेन हो रहा है। डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो इस वीक में लॉन्ग बिल्टअप के साइन बने, काफी शेयर्स ऐड होते हुए दिखे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम 265 से 270 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड में अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है और ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हुआ है, नए निवेशक भी इसमें आते हुए दिखे। तो 250 के स्टॉप लॉस से बाय करें, और टारगेट होंगे करीब 265 से 270 की तरफ। चलिए 250 के स्टॉप लॉस, 270 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात हो गई जियो फाइनेंस को लेकर के। एक सेक्टर सर जिसमें काफ़ी हम लोग लगातार डेली बेसिस पे चर्चा भी कर रहे हैं, लोग डेली बेसिस पे सवाल भी आ रहे हैं, और वो है डिफेंस। मझगांव के रिजल्ट्स देखने को मिले, नतीजों के बाद थोड़ा सा शुरुआती कारोबार में थोड़ा सुस्त जरूर दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में, लेकिन बाद में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। डिफेंस में सर कोई पसंदीदा शेयर है आपका, या अभी इसको अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए? पीक बन गया क्या सारे शेयरों में? बहुत सारे कन्फ्यूजन है, काफ़ी बड़ी संख्या में रिटेलर्स फंसे हुए हैं। पहले तो मझगांव पे ही बात कर लेंगे, और कोई अगर आपका कोई पसंदीदा शेयर है खासतौर से पीएसयू डिफेंस में या प्राइवेट में, क्या व्यू रहेगा सर आपका? पहले मझगांव से शुरू करते हैं सर। तो देखिए मझगांव में एक करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद स्टॉक ने अटेम्प्ट भी किया रिकवरी का, लेकिन वो फेल होते हुए दिखा। अभी भी हमें लगता है स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। जब तक ये स्टॉक में 2500-2550 के लेवल क्रॉस नहीं होते, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड में रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है करीब 2250 के आसपास। अगर वो टूट जाता है तो हमें लगता है कि और भी गिरावट बढ़ सकती है। तो अभी रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन 2550 के बाद होगा कि ये अब स्टॉक में बॉटम बना या नहीं बना। तो जो निवेशक इसमें ट्रेड या ट्रेडर इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ एब्सेंट है। रही बात हमें यहाँ पे कौन सा स्टॉक पसंद आता है, अगर आप निवेश के नजरिए से डिफेंस इस सेक्टर में कोई स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे HAL पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है।
और हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे ही स्टॉक में 4750 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव 5000 की तरफ अनफोल्ड होगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की राह है एचएएल में। ऑन द डाउन साइड 4550 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में हमें लग रहा है 4800 से लेके 5000 तक की ये चाल आगे आने वाले महीनों में, हफ्तों में बनाते हुए दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें लगता है बुलिश है डिफेंस स्पेस में। चलिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 4705 हज़ार तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर एचएल को लेकर के निकल के आई। सर, एक जरा बैंकों में मतलब जो है हमने देखा कि अच्छा फ्राइडे के सेशन में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया पीएसयूज़ के अंदर भी और भी कई जगहों पर, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी को लेकर के चिंताएं हैं, वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर हम पूरी रैली देखें तो वो आईटी ने लीड की बीते हफ्ते की। बैंक निफ्टी से सपोर्ट क्या हम आगे उम्मीद करें ना करें? और जैसे कुछ एक शेयर जैसे कि एसबीआई में थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, क्या ये आगे आने वाले दिनों में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हालांकि कोई बहुत तेज मोमेंटम नहीं था, 0.25% बढ़ के बंद हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था कि तेज होगा। कहाँ पे है, बैंकों पे कहीं फोकस है आपका? तो देखिए, अर्निंग सीजन की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ तो यहाँ पे स्टेबल देखने को मिली, असेट क्वालिटी भी स्टेबल देखने को मिली, और अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो भी स्ट्रॉन्ग साइड पे रहा है। तो एज सच ओवरऑल नंबर्स की दृष्टि से अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन ऑनलाइन ही रहा, इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन रहा। एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं थी रिजल्ट्स में। हालांकि कंसर्न था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हायर साइड पे बढ़ने के संकेत थे क्रूड के हायर प्राइस से, प्लस हमारी करेंसी भी अगर हम देखें तो रुपया थोड़ा सा कमजोर था पिछले कुछ हफ्तों में, तो वो कुछ कंसर्न्स यहाँ पे बने हुए थे, जिसके चलते हमने देखा कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनी। अब देखें तो कौन से बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे हमें लगता है जो अभी भी चाल को बना के रखे हुए हैं और या मजबूती होल्ड करे हुए, तो उसमें हमें लगता है कुछ छोटे बैंक, जैसे कि फेडरल बैंक की बात करें, ये बैंक हमें अभी भी पसंद है। और जिस तरीके की मजबूती गोल्ड फाइनेंस के बिजनेस में काफी इसका एक्सपोजर है, तो हमें लगता है कि फेडरल बैंक पे फोकस रखा जा सकता है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक में 380 385 की जगह बनते हुए दिख सकती है, जब तक ये स्टॉक 345 के ऊपर बना हुआ है। वहीं अगर हमें लगता है दूसरा बैंक अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा बैंक जो पसंद आ रहा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और जिस तरीके के सेटअप बने हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, हमें लगता है कि ये स्टॉक भी करीब 1080 से 1090 की तरफ बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे करीब 1020 का। अब पीएसयू बैंकिंग खेमे में कौन सा बैंक लेना चाहिए, उसमें हमें लगता है कि आपको लीडर के साथ ही जाना चाहिए, और लीडर में एसबीआई स्टॉक इस वोलेटाइल मार्केट में भी 1000 रुपए के लेवल को काफी अच्छे से होल्ड आउट करते हुए बना हुआ है। तो हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ एसबीआई ने दिखाई है, हमें लगता है जब तक ये 1000 के ऊपर बना है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें हायर साइड पे मूव बनते हुए दिख सकता है। 1045 का ब्रेकआउट जिस दिन ये रजिस्टर करेगा, उसके बाद हमें लगता है 1100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एसबीआई पे भी फोकस रखें, 1000 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें। आपने बैंक निफ्टी की बात करी, वो हमने ओपनिंग रिमार्क में हाँ, ओपनिंग वो चर्चा आपने में किया। बिल्कुल। 57,400 हमें लगता है वो लेवल क्रॉस होगा तो वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और फिर वहां से हमें लगता है कि एक अच्छा मूव 57,800 से 58,000 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और एक सेक्टर और जिसमें कि लोगों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा फंस गई है, वो है रेलवे सर। रेलवेज नहीं चले तो नहीं चले। तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों के पास लगातार डेली बेसिस पे क्वेरीज आ रही है। 1.5 साल हो गए लोगों को, पौने 2 साल। जो पीक बनना था वो बन चुका, उसके बाद से लोग शेयर नीचे ही जा रहे हैं। आपका व्यू क्या है? ये जैसे बीच में इस हफ्ते थोड़ा सा एक दिन हमने देखा JWL में, जुपिटर वैगन में रैली देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन में RVNL हल्का सा ही सही पर हरे निशान में बंद हुआ 1% की तेज़ी के साथ साथ। क्या करें सर? मतलब जिन लोगों की पोजीशन है वो बनी रहें, कुछ लोग पूछते हैं एवरेज करें या क्या करें? IRFC ऐसा शेयर सर 90 के नीचे आ गया, तो अभी क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, काफी पेन झेलना पड़ रहा है जो भी निवेशक ने अपना अलोकेशन रेलवे स्टॉक्स में किया है।
और हमें लगता है जिस तरीके से सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, ये तो दिखाता है कि अभी ये समय और लेगा सेक्टर, क्योंकि काफी बड़े करेक्शन यहाँ पे हमने स्टॉक्स में आते हुए देखे हैं। अगर हम आरवीएनएल की ही बात करें तो एक समय ये स्टॉक 620 के लेवल पे था, अभी 225 के लेवल पे। तो ये वापस अपनी ओल्ड ग्लोरी में लौटने में तो काफी समय लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक है और जब भी छोटे मोटे उछाल बनेंगे वहां पे कोई ना कोई निवेशक निकलने की चेष्टा करेगा और उसके चलते वापस दबाव बनेगा। हम्म। तो जिनके पास पेशेंस है और यहाँ से हमें लगता है कि समझिए आपका अगर आरवीएनएल का स्टॉक 300 350 के लेवल का अटका हुआ है, तो वो रेट आने में हमें लगता है कि यहाँ से एक साल का समय भी लग सकता है। तो इतने अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बने रहें इन स्टॉक्स में, क्योंकि ये टाइम लेगा। आईआरएफसी की भी बात करें तो काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, स्ट्रक्चर तो वीक है, हर उछाल में यहाँ पे सप्लाई बना हुआ है। आईआरएफसी के सेटअप की बात करें तो जब तक ये 125 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है यहाँ पे अ, हम रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो उछाल रहेगा वहां पे सप्लाई ही आएगा। हम्म। भाई अगर हम देखें जुपिटर वैगन, ये भी काफी करेक्ट हो चुका है और कहीं भी छोटी मोटी रिकवरी भी बनती है तो यहाँ पे 300 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है और 300 के आसपास आके वापस गिरता है। तो ये पेन पॉइंट है सारे रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में, सिमिलर स्ट्रक्चर है। हमें लगता है कि अभी रिवाइवल होने में काफी समय लगेगा। हम्म। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया, आप अगले 1-2 साल और होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहे। अदरवाइज आपको अगर दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करें जहाँ पे शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बन सकते हैं, जहाँ पे सेक्टर्स के लिए फेवरेबल न्यूज फ्लो बना हुआ है, हम्म। वो सेक्टर में आप रहेंगे तो आपको एग्जिट जल्दी मिल जाएगा। हम्म। बट आप काफी ऊपर के भाव के अगर लिए हुए तो उसमें तो बहुत समय लगेगा, ये बिल्कुल। सेक्टर अभी वीक है। सर एक दो शेयर मैं आपसे और दो तीन शेयर पूछ लूँगा, क्योंकि समय आप मुझे बताया गया कि आपके पास सीमित है। और आप भी सर अगर संभव हो तो दो तीन शेयर ऐसे जो छोटी अवधि में आने वाले हफ्ते में लोगों को बेहतर रिटर्न दे सके वो निकाल के रख लीजिए, ताकि जाने से पहले आपसे जान सकें। पहला जो दो तीन शेयरों ने जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन हमने देखा कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, एक तो सर 63 मून्स को लेकर के क्या व्यू है, क्योंकि दो सेशन के अंदर काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन इसने किया है। क्या यहाँ पर और भी ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है? इसके अलावा सर बजाज के ग्रुप के दो शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन फ्राइडे के सेशन में किया, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। एक 8% भागा, बजाज फिनसर्व 6-6.5% भागा। इन तीनों पे अगर राय आपकी मिल सके कि अभी क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर ये मोमेंटम आगे भी प्ले हो सकता है, आगे तेज़ी जारी रहेगी? तो 63 मून टेक्नोलॉजी तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिन और महीनों में। हमने देखा है कि स्टॉक में लोअर साइड से एक एक्यूमुलेशन के बाद एक अच्छा रैली यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने मंथली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बनाया है, हमें लगता है कि जब तक अब ये स्टॉक 900 880 के ऊपर बना हुआ है, ये मोमेंटम फर्दर और भी तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है और हो सकता है पॉसिबली ये स्टॉक 1050 की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ दिखे। तो बने रहें, जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का 900 880 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें और टारगेट हमें लगता है 1050 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। रही बात बजाज समूह के बजाज ट्विंस की, अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक में एक बेहतरीन रैली अनफोल्ड होते हुए देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व ने जिस तरीके से 2000 के लेवल को क्रॉस किया है, हमें लगता है अब ये 2000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। और अगर ये 2000 के ऊपर अगले 1-2 दिन और बना रहा तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट पड़ाव जो बनेगा वो करीब 2150 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ट्रेड लेना है तो 2000 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें और टारगेट होंगे 2100 से 2150 के। बजाज फाइनेंस में बहुत ही शानदार रैली इस वीक में बनी है, करीब 13% के आसपास के गेन रजिस्टर किए और स्टॉक ने अपने पुराने जो स्विंग हाई थे अक्टूबर 2025 के, उसको भी सरपास किया है। हम्म। तो एक अच्छी बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बना है। हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है, इसने अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को क्रॉस किया है, तो 1090 का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन को होल्ड करें, लॉन्ग बिल्टअप बने। हो सकता है ये टारगेट जो अनफोल्ड हो वो करीब 1200 से लेके 1240 की तरफ आते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी व्यू बुलिश है, बजाज फाइनेंस में ट्रेड लॉन्ग साइड कर रख सकते हैं।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को लेकर के। सर, आपकी तरफ आपके कुछ पसंदीदा शेयर हों तो उसके बारे में अगर आप बता सकें कि कहाँ पे अगले हफ्ते के लिए एक नज़रिया रखना चाहिए सकारात्मक। और SSWL भी अगर हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की तरफ से सवाल आए हुए थे कि एक बार सर से पूछ लीजिएगा, तो उस पर भी आपकी राय एक बार जानना चाहेंगे। तो चलिए पहले SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील जी। लिमिटेड को डिस्कस करते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक रहा स्टॉक का जहां पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने हैं, और स्टॉक ने अपने जून 2025 के स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बना है। हमें लगता है जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक एक लंबी चाल अनफोल्ड करते हैं। स्टॉक में हमें लगता है अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नजरिया है तो 300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 330 340 के। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबी नजरिए लंबी अवधि के लिए अगर इसको होल्ड करते हैं तो हमें लगता है स्टॉप लॉस थोड़े नीचे लाने पड़ेंगे, वो होंगे आपके 280 के आसपास के। और टारगेट फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे इसका करीब 350 से लेके 370 की तरफ। तो स्टॉक में बड़ी अवधि के चार्ट पे ब्रेकआउट मिला है और ये ट्रेड हमें लगता है काफी अच्छा अनफोल्ड होते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों में। अब जो स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैश सेगमेंट की। अगर हम बात करें तो दीप इंडस्ट्री यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है, और हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ने का। तो दीप इंडस्ट्री जो कि करीब 598 के आसपास क्लोज हुआ है, इस पे बाय करने की सलाह है। और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 625 से लेके 640 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 585 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डिवीज लैब। बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी मंथली चार्ट पे बना है। स्टॉक ने हालांकि काफी अच्छी रैली अनफोल्ड करी है, लेकिन हमें लगता है अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है 8,500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डिवीज लैब पे बाय करें। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 7,900 के आसपास। तीसरा स्टॉक सात जो हजार नौ सौ का स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहा बताया सर आपने? 8,500 की तरफ आठ हजार बढ़ते पाँच हुए। सौ अच्छा, ठीक है। 8,500 का टारगेट, 7,900 का स्टॉप लॉस, ये ठीक है सर। ये सर, तीसरा स्टॉक क्या बताया सर आपने? तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें ऑटोमोबाइल स्पेस से, और आई थिंक हमने चर्चा भी करी, हीरो मोटर हमें पसंद आ रहा है और हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,800 के। शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 5,300 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो। वहीं जो हमें दूसरे सेक्टर पसंद आ रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि मोमेंटम और बढ़ सकता है और लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग बनी है, तो यहाँ पे आप फोकस में रख सकते हैं स्टॉक टाइटन का भी। एक अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5,200 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय एंड एक्यूमुलेट करें। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4,800 का। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें जो स्टॉक अब पसंद आ रहे हैं उसमें आप ऑटोमोबाइल स्पेस पे टीवीएस मोटर को भी फोकस में रख सकते हैं। और एनबीएफसी में भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो एनबीएफसी सेक्टर में जियो फाइनेंस की तो बात हो चुकी है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक अब देखा जा सकता है वो है एल&टी फाइनेंस का। ये स्टॉक ओवरऑल बुलिश है। 300 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे और टारगेट हमें लगता है इसमें 325 से लेके 330 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो एनबीएफसी स्पेस में एल&टी फाइनेंस को भी यहाँ पे लिया जा सकता है। कैश सेगमेंट में एक स्टॉक हमें लगता है जो देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगले हफ्ते के लिए, जी। वो है बीएलएस ई सर्विसेज, जिसका हाँ एनएसई हाँ टिकर है हाँ, BLSE। BLSE सर्विसेज, ठीक है सर। जी सर। हाँ, ये स्टॉक ने भी एक अच्छी बाइंग दिखाई है पूरे हफ्ते में और 300 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो हमें लगता है BLSE को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बने 325 के तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 294 के आसपास। 294, चलिए ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7
7 का जो है कॉल्स दी गई है। मैं एक बार फटाफट जो है अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। दीप इंडस्ट्रीज स्टॉप लॉस 585, 625, 640, ये जो है आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डीवीज लैब में खरीदारी करने की सलाह दी गई है सर की तरफ से। 7,900, 7,900 का स्टॉप लॉस, 8,500 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में 5,800 के टारगेट के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं, 5,300 का स्टॉप लॉस। टाइटन 5,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 4,800 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। दीप इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। दीप इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 640, 625 तक के टारगेट देखने को मिले, 585 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा आपको बता दें टीवीएस मोटर्स को पे पॉजिटिव व्यू यहाँ पर सर ने बताया है। इसके अलावा जो है टाइटन पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। टाइटन पे जो है 5,200 का टारगेट, 4,800 का स्टॉप लॉस। L&T फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। हीरो मोटोकॉर्प पे 5,800 के टारगेट, 5,300 का स्टॉप लॉस, ये भी नोट कर लीजिएगा। 88 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। L&T फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 300 रुपये का स्टॉप लॉस, 325, 330, 325, 330 तक के टारगेट L&T फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। BLS सर्विसेज में 294 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बड़ा ही मतलब 30-35 मिनट कैसे गुजर गए पता नहीं चला सर आपके साथ। एक बार जरा पीछे का हमारा सर बैकग्राउंड देख लीजिए, और ये जो हमने थंब लगाया है 25,000 की करी तैयारी, तो क्या अगस्त सीरीज से एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये थंब मतलब ये बुल अभी दौड़ता रहेगा 25,000 तक, या बीच में भी हर्डल आएंगे? आपका क्या व्यू सर जाते जाते? तो देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल है अगस्त सीरीज से, और हमें लगता है कि ये आज़ादी का महीना है। हम आज़ादी पर्व को बनाएंगे, और निफ्टी को भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो एक सप्लाई जोन है उससे आज़ादी मिलना चाहिए, और 25,000 की तरफ हम हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई और सीजनलिटी फैक्टर भी देखें तो अगस्त एक महीना है रहता है जब हमने देखा मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे ही बंद होता है। बस एक ही कंसर्न है कि ट्रम्प की ट्वीट किस तरीके से मार्केट को परेशान करती है या नहीं करती है। अगर वो फैक्टर कहीं ना कहीं अगर डाइल्यूट होता है तो मार्केट एक अर्निंग्स पोस्ट करने के बाद, एक अच्छी अर्निंग डिस्प्ले करने के बाद, हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छी चाल बन सकती है। 24,500 को हम ध्यान रखेंगे। अगर वो क्रॉस कर लेता है मार्केट तो फिर 25,000 की तैयारी भी इसी महीने में होते हुए दिखेगी। वाह, बहुत शानदार सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आते रहा कीजिए। बहुत सारे दर्शक आपको मिस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब की बार इतना लंबा गैप नहीं होगा। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई सर? तो देखिए, ये स्टॉक्स, हम एक ब्रोकिंग कंपनी को बिलोंग करते हैं, तो ये स्टॉक्स में हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स को एडवाइस की हो सकती है और उनकी पोजीशंस हो सकती है। मेरा कोई पर्सनल निवेश डिस्कस किए हुए स्टॉक्स में नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले समय के लिए और बाजार के लिए हम सबके लिए अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तो कार्यक्रम को इतना ही समेटते हैं, और समेटने से पहले अगर आपने कल हमारा कार्यक्रम नहीं देखा, शनिवार को छोटे शेयर ऊंची छलांग, तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि दो दिग्गज मिलकर के करीब 50 शेयरों से ज़्यादा शेयरों पे हमने डिटेल में की है बातचीत। जाइए, शनिवार को ये अपलोड शो जो है अपलोड हो चुका है। कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ इस बार पहली बार मुदित जी भी थे और अम्बाला जी तो थी। जाइए, सुनिए क्या कुछ बातचीत की है, किन शेयरों पे बाय है, उन्होंने खरीदारी की सलाह की है, कहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी है। जाइए, देखिए और अपनी टिप्पणी दीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और 1 बजे मिलते हैं।